हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी पढ़ने वाले हैं। और सीडीपी में आपको पता है कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में आइए देख लीजिए हम आपको क्या पढ़ा रहे थे। तो शिक्षण कौशल में हम पढ़ा रहे थे शिक्षण की विधियां एवं कौशल। तो आपको कल हमने शिक्षण कौशल की विशेषता है, यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे। तो चलिए हम आज का आज का टॉपिक दे आपको हमने बता दिया। अब चलिए हम सीडीपी पढ़ लेते हैं। शिक्षा तो पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। शिक्षण कौशल की विशेषता है क्या, तो है प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधी, ठीक है। अगला पॉइंट है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है क्या, तो शिक्षण कौशल है लक्ष्यों की प्राप्ति में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण कौशल प्रभावी बनाते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है क्या, तो इससे बना सकते हैं हम समस्त अंतः क्रिया, ठीक है। फिर सूक्ष्म शिक्षण आधारित है किस पर, तो ये हमारा है शिक्षण कौशल पर, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई है किसके द्वारा, तो स्टैनफोर्ड, विलियम वुंट तथा कैलिफोर्निया विलियम वुंट के द्वारा, ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है, ये किसके द्वारा है, तो ये प्रोफेसर वी के पासी द्वारा 13 सूची में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है क्या, तो उद्देश्य को लिखना होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा है सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या होता है, पाठ की प्रस्तावना। फिर अगला पॉइंट हमारा है एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कितने हैं दोस्तों, तो 5 हैं। कौन कौन से आइए देख लेते हैं। पहला हमारा है खोजक प्रश्न कौशल, दूसरा स्पष्टीकरण का कौशल, तीसरा हमारा आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा आता है पुनर्बलन कौशल, पांचवा आता है हमारा दृष्टांत कौशल, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है कैसे, तो ये हमारा है खोजक प्रश्न कौशल का है, ठीक है। मतलब वो खोज उत्पन्न करता है बच्चों में। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है खोज प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं, तो 5 घटक होते हैं, ये देख लेते हैं। पहला हमारा है संकेत देना, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण, चौथा हमारा है पुनः संप्रेषण, पांचवा हमारा है अवलोचनात्मक जागरूकता। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, तो क्या दिए जाते हैं शिक्षक द्वारा कथन, तो ये देख लेते हैं स्पष्टीकरण कौशल द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा है ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इसके द्वारा ही तो शिक्षक करता है। फिर आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होता है, तो शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। उद्दीपन कौशल, अगर शिक्षक अपने हाव भाव में परिवर्तन कर लेगा तभी वो उद्दीपन बच्चों में उत्पन्न कर पाएगा। फिर चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है, तो ये क्या है, बढ़ जाती है पुनर्बलन कौशल द्वारा बढ़ती है। फिर पुनर्बलन के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि पुनर्बलन के प्रकार कितने होते हैं, 2, धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। फिर आइए देख लेते हैं धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक क्या होता है, तो ये प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग होता है धनात्मक पुनर्बलन में, ठीक है। फिर आता है हमारा शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है कैसे, दृष्टांत कौशल द्वारा, ठीक है। फिर दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है क्या, चित्र एवं उदाहरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा दृष्टांत कौशल के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, शाब्दिक पहला, दूसरा है अशाब्दिक। फिर आइए देख लेते हैं कहानी कथन है क्या, तो ये शाब्दिक उदाहरण है कहानी कथन।
किसका उदाहरण है? शाब्दिक उदाहरण का कहानी कथन। फिर अगला हमारा आता है पॉइंट, शाब्दिक उदाहरण है क्या? तो घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख, ये होता है हमारा शाब्दिक उदाहरण। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। अशाब्दिक का उदाहरण है क्या? मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र व प्रायोगिक प्रदर्शन। और फिर अगला पॉइंट हमारा है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल है क्या? शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम है। फिर आइए देख लेते हैं अधिगम को। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है कैसे? कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा। फिर आइए अगला देख लेते हैं, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है कैसे? अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। फिर आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु। उदाहरण से नियम तक पहुंचना, इसे किसने दिया है? तो ये हमारा है आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, मतलब उदाहरण से नियम तक पहुंचना ये हमारा आगमन विधि का है। ठीक है, फिर आइए आगे देख लेते हैं कि आगमन विधि उपयोगी है किसके लिए? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? तो शिक्षण सूत्र हमारे 11 होते हैं। आइए 11 देख लेते हैं कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। तो पहला हमारा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सरल से जटिल की ओर, तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा अनुभूत से युक्त की ओर, और पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर, छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सातवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आठवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, नौवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, और 10वां आता है आगमन से निगमन की ओर, और 11वां हमारा है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो ये हमारे शिक्षण सूत्र थे जो कि 11 थे। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। ये क्या है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को देना, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर है। फिर आइए देख लेते हैं सरल, अगला पॉइंट है सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना, मतलब प्रत्यय बताना कैसे होगा? तो ये सरल से जटिल की ओर। फिर आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है कैसे? तो ये प्रदान करेगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर अगला देख लेते हैं पॉइंट, ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है कैसे? तो अनुभूत से युक्त की ओर। फिर आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, किसी तथ्य या समस्या को बांटना है क्या? तो विश्लेषण है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना है क्या? तो ये संश्लेषण है, मतलब सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, तो ये संश्लेषण है। फिर आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, ज्ञात को स्थायित्व प्रदान करता है कैसे? तो ये संश्लेषण है, मतलब ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है, तो ये संश्लेषण है। फिर अगला देख लेते हैं हम, वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना है क्या? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। ठीक है, मतलब भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना, ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। फिर आता है अगला पॉइंट, विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, तो ये हमारा क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर है दोस्तों। फिर अगला देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को सम्मत बनाना है क्या? तो ये मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर है। फिर आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, आगमन विधि है क्या? उदाहरण से नियम की ओर है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, नियम से उदाहरण की ओर है क्या? निगमन विधि। फिर आइए अगला देख लेते हैं, नए ज्ञान की खोज में सहायक मतलब कौन सी विधि है? तो आगमन विधि है। फिर आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षक को
शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ये आगमन से निगमन की ओर है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है क्या, ये कौन सी विधि का है, तो ये निगमन विधि का है। फिर आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट, निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए कैसे, तो ये आगमन के पश्चात। फिर आइए अगला पॉइंट देखते हैं, निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। फिर आइए देख लेते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ये निगमन विधि है। और फिर निगमन विधि है क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और योजना विधि है क्या, ये किलपैट्रिक ने इनकी है। और फिर किलपैट्रिक है क्या, ये प्रयोजनवादी है। और फिर आइए देखते हैं, प्रयोग में विश्वास करता है कौन, तो ये प्रयोजनवाद। फिर प्रयोजनवाद के जनक डीवी हैं। और फिर आता है, हेलन पार्कहर्स्ट के जनक कौन है, तो डाल्टन विधि। और किंडरगार्टन विधि के जनक हैं कौन, फ्रोवेल। फिर आता है, निगमन विधि उपयोगी है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती निगमन विधि, क्योंकि उनमें नियम देना पड़ता है। फिर आता है, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये बच्चों का बगीचा होता है। फिर मारिया मॉन्टेसरी जनक हैं कौन इनके, तो मॉन्टेसरी विधि के द्वारा। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के जनक हैं ह्यूरिस्टिक विधि। तो कौन है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि। फिर आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट, ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खोज करना। फिर अगला पॉइंट है, ह्यूरिस्टिक शब्द है क्या, ग्रीक भाषा का है। ह्यूरिस्टिक शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से। फिर अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी जनक हैं किसके, तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं, प्रणाली, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है, वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही तो वर्धा शिक्षा दी थी, मतलब इसके प्रतिपादक हैं। और फिर आता है अगला पॉइंट, वर्धा योजना लागू हुई थी कब, तो 1937 ईस्वी में। और फिर आता है, सुकरात जनक हैं किसके, तो ये प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात। फिर आता है, संवाद विधि के जनक कौन है, तो प्लेटो, ठीक है। और फिर आता है हमारा अगला पॉइंट आता है, कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है, तो ये किसमें, पूर्ण से अंश की ओर याद कराई जाती है कविता, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है, शिक्षण होना चाहिए कैसा, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देना है क्या, तो मनोविज्ञान है। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देना मनोविज्ञान है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, आगे फिर हम मिलेंगे कल के टॉपिक में, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही दोस्तों। और आपको अगर चैनल मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ये जो CDP है, ये आपको UP टेट एग्ज़ाम में, सुपर टेट एग्ज़ाम में, DSSB में भी, और CTET एग्ज़ाम में, रीट में, ये सब में पूछा जाने वाला आपका ये सब्जेक्ट है। तो CDP सब में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।